आफ्टरनून टू ऑल। टुडेस टॉपिक इज सेल बायोकेमिस्ट्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारी सेल्स क्या है, व्हाट इज़ सेल, उसका फंक्शन क्या है, नॉर्मल हमारी ऑर्गेनेलीज क्या क्या है। तो चलिए ठीक है। सेल्स जो होती है ना हमारे बच्चे, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स जो कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल aggregate to form tissue or organ which are further organized to form the whole system। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, सेल जो है बेसिकली फंक्शनल यूनिट होती है हमारी। 1 मिनट, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है ना। फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल से हमारा टिश्यू बना, ठीक है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ। तो वो यही लाइन बता रहा है हमें, सिस्टम। थोड़ा यार ऐसे ही राइटिंग है मेरी, समझ जाना, क्योंकि मेरे पे पेन नहीं है, तो समझ आना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बताया उसने। इसके बाद चलो आगे क्या बोल रही है। फंक्शन क्या होता है सेल का? पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर वर्क करेगी। सेल क्या है? इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि जब घर बनते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, एक ईंट चाहिए। तो ये क्या होते हैं? हमारे सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ईंट से ही हमारा पूरा घर बनता है। ऐसे ही हमारे सेल से ही हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, बिल्डिंग ब्लॉक। क्योंकि ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, तभी हमारा एक हाउस, एक मकान बनता है। सेल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू ऑर्गन विच आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। लाइफ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज़ द आउटकम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सेल कैरी द हेरिडेटरी मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ करेक्टर। सेल्स क्या है? कैरी करती है हमारे हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं उसको कैरी करने में, और ट्रांसमिशन ऑफ अ करेक्टर, उसको पास टू पास जनरेशन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करने के लिए। ओके, इसके आगे द माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी, अ माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सेल and other objects which cannot be seen with the naked eye is made possible by the microscope। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी कैन ईजिली सी। ओके, तो माइक्रोस्कोप ऑफ फर्स्ट बुल्ड बाय एंटन वॉन लेवनहुक। जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई फर्स्ट किसने करी? एंटन वॉन लेवनहुक, जिसने ये भी बताया एनिमलक्यूल्स का नाम भी दिया बैक्टीरिया को, ठीक है। रॉबर्ट हुक इम्पॉर्टेंट टर्म लिख लेना कि एंटन वॉन लेवनहुक जो था ना, इसने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया था। एनिमलक्यूल्स, स्मॉल, ओके। एंड Robert Hooke in 1665 first discovered cells in a cord, then in living tissue using an early microscope। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? इसने डेड, जो हमारी डेड लिविंग सेल्स थी कॉर्क में, इनको सेल्स देखी। बट जो एंटन वॉन लेवनहुक थे, इन्होंने लिविंग सेल्स देखी थी, जिसका नाम उन्होंने दिया एनिमलक्यूल्स। Ernest Ruska in 1932 built an electron microscope which revolutionized the study of cells।
अब एर्नेस्ट रुस्काए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का थ्योरी दी, डिस्कवर्ड करा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि हमारे यूज़ किस में आते हैं, स्टडी ऑफ स्पायरोचेट्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पायरोकाइट्स। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट सेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये हमारा, इसमें होता है हमारा कि प्रोकैरियोट जो हमारी सेल है ना, सेल को हमने बेसिकली टू फॉर्म में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रोकैरियोट हो गया, एक यूकैरियोट हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। Prokaryote cell and eukaryote cell. The prokaryote cell no defined nucleus. Their nucleus is not enclosed by a nuclear membrane. They also do not contain any membrane-bound subcellular organelles. Example is a bacteria and a blue-green algae. And eukaryotic cell, they have a nucleus which is covered by a nuclear membrane. Eukaryotes have a variety of membrane-bound subcellular organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi bodies, microsomes. Example: animal, plant, fungi have a eukaryotic cell. तो जो हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो हैं ये हमारे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है, नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि मानो थोड़ा रफली मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी थिकनेस में इसकी ज़्यादा कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कम है। ये मेरी सेल है, ठीक है, इसके आउटर सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, बट यूकैरियोट में न्यूक्लियर बाउंड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होगी, न्यूक्लियर बाउंड होगी यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट में, बट प्रोकैरियोट में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके, और ना ही इसमें कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में इसका जस्ट अपोजिट है, सब प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन कर रखा है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सब सेलुलर ऑर्गेनेल, डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर फाउंड, और डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर फाउंड, आर नॉट फाउंड। नॉट सेल डिवीज़न जो होता है इसका मेनली फिजन से होता है और इसका माइटोसिस से होता है। ओके, साइज स्मॉल साइज, बिग, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे ये हमारे प्रोकैरियोट में आते हैं, एनिमल, प्लांट और फंगी ये हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारी कंपोजिशन ऑफ द सेल। कंपोजिशन ऑफ द सेल हमारी किससे मेडअप ऑफ है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेल वाटर, 70% total weight of a cell, 1% of a cell is made up of inorganic compound, cation like a sodium, potassium, calcium, iron, magnesium, and the ions like chloride and a bicarbonate. Rest of the weight is made up of a organic compound like protein, lipid, nucleic acid, and a carbohydrate. Okay, then उसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर। Human body contain at least 10 to the power 14 cells. Different cells have a different shape, size, function. Despite these difference, all cells से share certain structural similarity. जो हमारी cells होती है ना वो हमारे different shape में मिलेंगी, size में मिलेंगे, सबका एक particular function होता है। Each cell is bounded by a plasma or a cell membrane. All structure inside the plasma membrane are the protoplasm. Nucleus is present in a center.
Protoplasm includes cytoplasm and the nucleus, and cytoplasms contain organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, Golgi body, microsome, ribosome, and which are dispersed in cytosol. तो यहाँ एक बात समझ लो, माना ये हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये क्या है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अलग कलर से मैं बनाती हूँ इसको। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई इसके सराउंडिंग। तो जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो ये पूरा ब्लैंक 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 ब्लैंक, इसको मैं बोलती हूँ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है ये? प्रोटोप्लाज्म। टोटल, ओके, वही लाइन इसमें भी बताई गई है। ये प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो भी कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। इट फॉर्म्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मतलब ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड और अंदर इन दोनों का, तो ये दोनों मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताई दिया आपको, सेंटर में लोकेटेड होता है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो स्पेस, अब यार बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोजोल क्या है, तो आज आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोजोल क्या है। The space between the cell membrane and the nucleus is filled by a cytoplasm, and the cytoplasm contains various subcellular organelles like the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, and the Golgi apparatus, and the lysosome, peroxisome. So, if you see that this is called the space between the nucleus and the cell membrane. This is called the cytoplasm. I'm not talking about the fluid. I'm always talking about the space. This space is called the cytoplasm. ओनली स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, ना कि मैं फ्लूइड की बात कर रही हूँ। और इसके अंदर जो इंटायर फ्लूइड है उसको मैं बोलती हूँ साइटोप्लाज्म, जो कि पेल येलो कलर का दिखाई देता है। ओके, सो क्लियरली समझ में आया कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जो कि हमारा साइटोजोल और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली है, उसको मैं बोलती हूँ साइटोप्लाज्म। साइटोजोल वो जो फ्लूइड पोर्शन पार्ट होता है ऑर्गेनेलीज के अंदर जो प्रेजेंट होता है। इट कंटेन वाटर, डिजोल्व ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज़ अ सुपरनेटेंट ऑब्टेन बाय फाइनल सेंट्रीफ्यूगेशन। आप देखते भी होंगे जब मैं ब्लड कलेक्ट करती हूँ ना, या कोई भी बच्चा ब्लड कलेक्ट करेगा, इफ़ यू मेडिकल स्टूडेंट, तो देखते हो आप वायल्स मिलती हैं। मैंने ब्लड कलेक्ट करा, ठीक है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है, मैं इसको सेडिमेंट करूँ, मैं सेंट्रीफ्यूज में रख दिया मैंने, या फिर मैं कुछ देर के लिए लेफ़्ट भी कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ इसको। सेंट्रीफ्यूज करा तो मैं क्या देखती हूँ, नीचे तो मेरी ना सेटल हो जाती है आरबीसी, और ऊपर मेरा येलो कलर में फ्लूइड दिखाई दे देता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रही है।
आज पूरा मैं आपको जितना भी डाउट्स हैं सेल से रिलेटेड सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, और वेरी इजी लैंग्वेज में, इतना कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको बताया कि देखो सेल है तो सेल बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर मुझे घर बनाना है तो ईंटों की ज़रूरत है, एक एक ईंट करके एक जैसे घर बनता है उसी टाइप से सेल है। एक बिल्डिंग ब्लॉक की एक सेल बनी, दूसरे के ऊपर फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो ये करके इसने टिश्यू डेवलप करा, फिर टिश्यू से वो ऑर्गन में करा कन्वर्ट, वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में डेवलप करेगा, तो ये होगा। उसके बाद मैंने ये बताया आपको फंक्शनल यूनिट में है ये कि फंक्शन एवरी सेल परफॉर्म एवरी फंक्शन। माइक्रोस्कोप के बारे में बताया आपको। प्रोकैरियोट सेल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हमारे, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जिसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, उसके बाद आता है हमारा, मैंने आपको बताया कि सेल की कंपोजिशन क्या क्या है। ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, कुछ इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, 70% वाटर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज को मैं थोड़ा डिटेली आपको बाद में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड यूजिंग आइदर मैकेनिकल और बाय लिपिड सॉल्वेंट 2 in 20। The organized organelle are homogenized using 0.25 सुक्रोज एट pH 7.4। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है ना, लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इनको मैं कैसे सेपरेट करूँगी यार। मेरे पास कोई एंजाइम तो नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा रिएजेंट तो नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। जैसे मैंने साइटोप्लाज्म को मैं अलग कर देती हूँ, मैंने ब्लड कलेक्ट करा, साइटोप्लाज्म मैं अलग से डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ वो साइटोप्लाज्म ही है या फिर वो न्यूक्लियस ही है, कुछ तो होगा ना यार उसमें। तो चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने सेल कलेक्ट करा, उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, सेल के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक बिगाड़ दी कि आइदर द मैकेनिकल, या तो मैं मैकेनिकल से करूँगी या फिर लिपिड सॉल्वेंट में याद रखना नाम 280 का। ओके, और फिर उसमें मैं क्या करूँगी 0.25 मोलर सुक्रोज ऐड कर दूँगी एट pH 7.4 एंड देन द ऑर्गेनेलीज आर सेपरेटेड बाय अप्लाइंग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, अलग अलग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड करूँगी अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि मार्कर एंजाइम, अब यार इसमें आता है क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अ मार्कर एंजाइम। मार्कर एंजाइम्स वो हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओनली वन पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को डिटेक्ट करने के लिए। ये नहीं है मार्कर एंजाइम कि यार मेरे पास न्यूक्लियस भी है, मेरे पास राइबोसोम भी है, तो मार्कर एंजाइम दोनों में ही प्रेजेंट होगा। सबका मार्कर एंजाइम्स अलग ही है। वन मार्कर एंजाइम present in a particular organelle and after centrifugation the separated organelle are identified by detection of a marker enzyme in the sample। ओके, तो जैसे न्यूक्लियस के लिए मैं कौन सा मार्कर एंजाइम ले रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज ले रही हूँ मैं उसके लिए, और कितने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ले रही हूँ मैं न्यूक्लियस के लिए 600 से 750 ग्राम आरपीएम पे होता है ये। ओके, 10 मिनट के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एटीपी सिंथेटेज ले रही हूँ। कैथाप्सिन लाइसोसोम्स के लिए हमेशा याद रखना, लाइसोसोम्स मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइसोसोम्स के लिए कैथाप्सिन, पेरोक्सीसोम्स के कैटलेज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए गैलेक्टोजाइल ट्रांसफेरेज, माइक्रोसोम्स के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, साइटोप्लाज्म के लिए डिहाइड्रोजिनेज। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर? अगर नहीं भी क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट मी। सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यार ये एक और लोचा कि सेल मेम्ब्रेन, अब मैंने बताया कि यार सेल जो है वो सेल बाउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन से है, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, उसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है, उसमें सब कुछ प्रेजेंट है। तो अब मैं इसको डिटेली बता रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन क्या है। ओके, तो चलो
Each cell is covered by a membrane called the cell membrane. Okay, तो every cell ह्यूमन बॉडी की every cell covered by a cell membrane, उसका दूसरा नाम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा. Okay, we separate the cell from the external environment. It is about 8 to 10 nm in thickness. सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारी, वो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है एंड अबाउट 8 to 10 nm इन थिकनेस होती है. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द सिंगर एंड निकोल्सन प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल. Singer and Nicholson proposed the fluid mosaic model to explain the structural composition of a cell membrane. According to the fluid mosaic model, the cell membrane is made up of a bilayer phospholipid and a small amount of a glycolipid, and along with proteins and carbohydrates. Lipids. देखो यार, यहाँ मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड, वेयर इज माई, आ गई, यहाँ समझना. देखो, जो सेल होती है ना हमारी यार, ये मेरी सेल है, मैंने बताया ये बाउंडेड होती है सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, मैंने बताया आपको ये बाउंडेड होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन से. मैं अब इसके बारे में बता रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या है. ये ना हमारी सिंगल और निकोल्सन ने थ्योरी प्रपोज करी कि यार जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारी बाइलिपिड होती है. बाइलिपिड मतलब बाइलेयर, मतलब दोनों तरफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके. ओके, ना 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 ना, ठीक है. यहाँ समझना, ये मेरी बाइलेयर है यार. मेरे पे इतने अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल पीपीटी के थ्रू ही करवा रही हूँ. मैं आपको पीडीएफ के थ्रू ही करवा रही हूँ. जितना समझ में आए बता देना. इफ़ यू ग्रो माई चैनल देन आई कैन प्रोवाइड ऑल द थिंग्स, आई कैन सेट अप ऑल द थिंग्स. ओके, तो ये मेरी बाइलेयर है. सिंगल एंड निकोल्सन ने प्रपोज करा, बाइलेयर है. आपको डायग्राम, मुझे डायग्राम बनाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी. डायग्राम दे रखा है, देखा भी नहीं मैंने. देखो, तो सिंगल एंड निकोल्सन ने बाइलेयर प्रपोज करा. इसने इसको बताया कि यार कुछ तो हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे. तो जो बाहर की तरफ ये है ना, आपको बाहर की तरफ दिखेंगे ना प्रोटीन्स, लेयर के ऊपर जस्ट बाहर की तरफ, उसे उसने बोल दिया यार पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके, और जो अंदर एम्बेडेड है, ये देखो क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं, इसको इसने बोल दिया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है जो आर पार लिपिड्स की बाइलेयर की बिल्कुल क्रॉस कर रहा हो, और कुछ अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसे उसने बोल दिया यार इंटीग्रल प्रोटीन है. हो सकता था वो इधर आ जाए,
हो सकता था इधर आ जाए, बट जो आउटसाइड प्रेजेंट है ना उसको उसने बोला कि यार ये पेरिफेरल है, जो इनर में है इंटीग्रल है, और जो क्रॉस कर जाए उसे बोला उसने ट्रांस मेम्ब्रेन है। उसने टेल वाला रीज़न, ये बाइलेयर है ना ये, तो इस वाले फेस को तो इसने बोला हाइड्रोफिलिक है ये, मतलब वाटर का लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर लवर, फिलिक मतलब लवर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लविंग। ये सराउंडिंग में यहाँ फ्लूइड्स हैं वाटर वगैरह, तो टेल वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये टेल वाला हेड वाला तो हो गया हाइड्रोफिलिक, और टेल वाला पोर्शन जो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटर होते हैं, वाटर के कांटेक्ट में नहीं है तो हेटर हो गए। तो सिंगुलर निकोल्सन ने ये बताया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या बता रहा है, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि लिपिड जो होते हैं हमारे, फोस्फोलिपिड इज़ द प्रिंसिपल लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। Small amount of glycolipid and cholesterol are present. All the membrane lipid are amphipathic in a nature. They contain both hydrophobic and hydrophilic. मैंने बताया आपको कि हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग होते हैं और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर हीटर होते हैं। These amphipathic lipid are arranged with their polar and non-polar. Their polar head oriented towards the extracellular and the cytoplasmic side. The non-polar hydrophobic oriented toward each other in the direction of the hydrophobic core of the bilayer. तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा लिपिड जो देर पोलर हेड, जो पोलर हेड होंगे वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर, ये देखो ना बाहर की तरफ ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, द साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ, एंड द नॉन पोलर जो इसका टेल वाला पोर्शन है, ईच अदर द डायरेक्शन ऑफ अ हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ अ बाई लेयर। उसके बाद चलते हैं प्रोटीन का मैंने बताया 2 टाइप्स के प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, दीज प्रोटीन आर लूजली अटैच टू द आउटर और इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बाय वीक आयनिक और पोलर बॉन्ड। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ना, जो आउटसाइड मतलब ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है हमारे मेम्ब्रेन के, वो वीक होते हैं, पोलर बॉन्ड्स होते हैं, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन, इजीली रिमूवेबल हो जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन embedded in the bilayer, tightly bound to the lipid bilayer by the hydrophobic bond, they cannot be removed without disturbing the membrane. इनको हम easily से रिमूव नहीं कर सकते, जैसे पेरिफेरल को तो हमने ईजिली, क्योंकि वीक बॉन्ड है, ईजिली रिमूव हो जाते हैं, बट इंटीग्रल प्रोटीन यार वो तो उसमें एम्बेडेड है, लेयर में ही है, बाई लेयर में ही है, तो हम उसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं द डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज इंटीग्रल प्रोटीन स्पैन द होल बाइलेयर। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बाइलेयर को स्पैन कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं, उसको ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन की भी फॉर्म में हो सकता है। दे आर ऑलवेज फाउंड अटैच टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, हमेशा एक्सटर्नल सरफेस पे ही मिलेगा। ये नहीं है ये तुम्हारे बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन है तो ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ प्रेजेंट है, हमें नहीं होगा कभी भी। हमेशा कार्बोहाइड्रेट आउटर एक्सटर्नल सरफेस की तरफ पे ही मिलेगा। ओके, एंड द कार्बोहाइड्रेट कोट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ग्लाइकोगैलिक्स। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, अब क्या है यार, जो ये मेम्ब्रेन है ना ये बाइलेयर, अब उसमें यार उसको थोड़ी मूविंग के लिए कुछ तो चाहिए। अब ये मेरी मेम्ब्रेन है बाइलेयर, अब इसमें कुछ ना कुछ तो फ्लूइडिटी, मूवमेंट के लिए कुछ तो फ्लूइडिटी चाहिए। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रिफर्स टू द विस्कोसिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे कितनी विस्कोसिटी है उस सेल मेम्ब्रेन की। और जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो हमारी किस किस पे डिपेंड होती है, द लेंथ, नेचर ऑफ फैटी एसिड, नेचर ऑफ पोलर हेड ग्रुप, कोलेस्ट्रॉल ऑफ द मेम्ब्रेन एंड
डिटरमाइन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मतलब लेंथ पे भी होगी, नेचर फैटी एसिड पे, पोलर हेड पे भी, कोलेस्ट्रॉल पे भी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज। अब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कब डिक्रीज होगी? जब हम हाइड्रोकार्बन की चेन्स को इंक्रीज कर देंगे, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड कर दे तो उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मोर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड मोर द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। व्हेन द कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इंक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज। अगर मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल डाल दूँ, कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कर दूँ, तो क्या होगा? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो टेल वाला पोर्शन है बाइलेयर का, वो मूव ही नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? उसको डिक्रीज़ कर देगा, फ्लूइडिटी को डिक्रीज़ करेगा, उसकी मूवमेंट को डिक्रीज़ कर देगा।